भेंट। लूसीफर के आदेश पर सातों महापाप भारत की पवित्र धरती पर अपनी काली छाया फैला रहे थे। उनके प्रभाव से भारत के कोने कोने में राजनीति जोर पकड़ रही थी। कुछ रियासतें अंग्रेजों से अपने अलायंस पक्का कर रही थी, तो कुछ अपनी आजादी के लिए संघर्ष करने की तैयारी कर रही थी। मगर एक ऐसी रियासत भी थी जहां एक नया घटनाक्रम जन्म ले रहा था। शाम होने वाली थी। ड्रैकुला और उसकी टोली नागवंशी राजपूतों की रियासत के द्वार पर खड़ी उनके सेनापति के आने का इंतजार कर रही थी, और अनीता अब इंतजार करते करते थक चुकी थी। अरे आखिर कब आएंगे तुम्हारे सेनापति? शांत, सेनापति जी बस पहुंचने ही वाले हैं। और जैसे ही उस सैनिकों ने अपनी बात खत्म की, घुड़सवारों की एक टुकड़ी वहां पहुंची। उस टुकड़ी में सबसे आगे एक लगभग 40 वर्ष का आदमी था, जिसके शरीर पर भारी बख्तरबंद था। उसकी कमर में एक लंबी तलवार बंधी हुई थी। वो जैसे ही घोड़े से नीचे उतरा, एक सैनिक दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे कुछ बताने लगा। उस सैनिक की बात खत्म होते ही उस आदमी ने एक इशारा किया और वो सैनिक अनीता की तरफ बढ़ चला। चलो, सेनापति जी तुमसे बात करना चाहते हैं। ये सुनते ही ड्रैकुला, अनीता और रामदास तीनों चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी उस सैनिक ने उन्हें रोक दिया। तीनों नहीं, वो सिर्फ इन देवी से बात करेंगे। ड्रैकुला ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन अनीता ने इशारे से उसको चुप करवा दिया। चलिए। अनीता उस सैनिक के साथ आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलने के बाद वो एक तंबू के सामने पहुंची। सैनिक ने उसे अंदर जाने का इशारा किया और अनीता अंदर चली गई। अंदर एक टेबल रखी थी, जिसकी दूसरी तरफ वही योद्धा बैठा हुआ था। उसकी तलवार टेबल के ऊपर रखी हुई थी। अनीता को देखते ही वो उठ खड़ा हुआ। कवर्धा रियासत में आपका स्वागत है देवी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अनीता एलिजाबेथ पटेल। काफी अजीब नाम है, आधा हिंदुस्तानी आधा अंग्रेज। वो इसीलिए क्योंकि मेरे पापा काठियावाड़ के एक जमींदार हैं और माँ इंग्लैंड से है। अंग्रेज माँ, तभी मैं कहूँ कि आपके कपड़े। बोलते बोलते सेनापति रुक गया। वो अनीता को ध्यान से देखने लगा। अनीता हमेशा की तरह टाइट फिटेड खाकी ग्रीन शर्ट और उसी कलर की पैंट पहने हुई थी। उसके बूट्स ब्राउन कलर के थे और उसके घुटनों से बस थोड़ा नीचे तक थे। सेनापति का यूं घूरना अनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। माफ कीजिए सेनापति जी। पदम सिंह, मेरा नाम पदम सिंह है। ओके, माफ कीजिए सेनापति पदम सिंह जी, लेकिन किसी लेडी को इस तरह घूरना अच्छे संस्कार में नहीं आता है। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही है। मैं तो बस इसलिए देख रहा था क्योंकि आपका पहनावा बहुत अलग है, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह। खैर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही है? मैं एक इतिहासकार हूँ, अ हिस्टोरियन, और उसी के लिए मैं काशी जा रही हूँ। काशी? काफी लंबे सफर पर निकली है आप। देखिए, मैं आपको एक बात साफ बता देता हूँ। कवर्धा रियासत से आने जाने वाले सारे रास्ते फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। ना कोई हमारे यहाँ आएगा और ना यहाँ से कोई जाएगा, लेकिन आपके लिए मैं रास्ता खुलवा दूंगा। बोलते बोलते सेनापति पदम सिंह चुप हो गया। अनीता उस चुप्पी का मतलब अच्छे से जानती थी। रास्ता देने के लिए शुक्रिया, लेकिन बदले में आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे महाराज की इच्छा है कि आप कुछ दिनों के लिए उनकी मेहमान बने। आपके महाराज? लेकिन वो ऐसा क्यों चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ना मैं आपके महाराज को जानती हूँ और ना ही वो मुझे जानते होंगे, तो फिर ये अजीब सी मांग क्यों? अनीता देवी, निर्णय आपको लेना है। अगर आप काशी जाना चाहती है तो आप घूमकर किसी और रास्ते से भी जा सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाने में कोई संशय की बात है। अनीता गहरी सोच में पड़ गई। यहाँ से वापस जाने का मतलब था कि उसका सफर और बहुत लंबा हो जाता। कुछ देर सोचने के बाद उसने सेनापति पद्मा का ऑफर स्वीकार कर लिया। ठीक है, लेकिन मेरे साथी मेरे साथ ही रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अनीता उस तंबू से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही सेनापति पद्मा सिंह ने टेबल पर पड़ी अपनी तलवार उठा ली। उसने उस तलवार को म्यान से निकाला तो उस तलवार से निकल रही हरी रोशनी से पूरा तंबू भर उठा। सेनापति पद्मा सिंह की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी।
उसने तलवार को अपने माथे से लगाया और वापस मयान में रख दिया। उधर अनीता ने जैसे ही ड्रैकुला को पूरी बात बताई, वो भड़क उठा। मेरे रहते हुए तुम्हें उनका ये ऑफर एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी शाम होने वाली है, मैं चुटकियों में इन सबको फाड़ दूंगा और फिर देखेंगे कि कौन हमारा रास्ता रोकता है। व्लाद, वायलेंस हर बात का जवाब नहीं होता है, और वैसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर यहाँ का राजा हमें होस्ट करने के लिए इतना इच्छुक क्यों है। इसीलिए तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं करोगे। न जाने अनीता ने ड्रैकुला नाम की इस दहशत पर क्या जादू किया था कि उसने हाँ में सर हिलाकर वादा कर दिया। कुछ देर बाद अनीता, व्लाद और रामदास सैनिकों के एक काफिले के साथ आगे बढ़ चुके थे और उस काफिले को लीड कर रहा था सेनापति पद्मा सिंह। सूरज डूब चुका था, हर कोई अपनी साजिशों और अपनी चालों में व्यस्त था। वहीं फ्रांसिस और ओमकार साथ बैठे बात कर रहे थे। उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी। I told you about me. I mean, तुम मेरी हिस्ट्री जान गए हो। अब तुम्हारा टर्न। तुम्हारा स्टोरी से ड्रैकुला से क्या कनेक्शन है? वैसे तो मेरा तुम्हारे इस ड्रैकुला से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस मैं उससे टकरा गया, उसको एक मंदिर की तलाश थी, मैंने थोड़ी सी मदद की, फिर उसकी मदद करने के चक्कर में मैं मरते मरते बचा, लेकिन उसने मेरी जान बचाई। बस तब से मेरा जुनून बन गया कि मैं उसकी सच्चाई जान सकूं। बस इतना ही? हाँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसके पीछे लगा रहा तो पक्का कोई ना कोई खजाना जरूर मिलेगा। तो तुम सिर्फ एक ट्रेजर के लालच में स्टोरी में पड़े हो? सी ओमकार, मैंने तुम्हें सब सच बताया, बट तुम अभी भी मुझसे सच छुपा रहे हो। अरे पादरी, पूरा बात तो करने दिया कर। देख, मैं मानता हूं कि मैं खजाने के पीछे पड़ा हूं, लेकिन वो इकलौता कारण नहीं है। तो फिर और क्या रीजन है तुम्हारा? मैं चोर हूं, ठग हूं, लेकिन मैं बुरा आदमी नहीं हूं। बुरा तो ये जनरल रूट है। मेरे को शक है कि ये कुछ भारी गड़बड़ करने की कोशिश में लगा है। जब इसने मेरे को उठवाया और पूछताछ किया, मुझे लगा कि ड्रैकुला के पीछे ये अपने किसी मकसद से जा रहा है। फिर इसका मिर्जा अनवर से मिलने जाना, उस शैतान से मिलने जाना, कोई सही आदमी तो नहीं जाएगा। तो बस मैं अब कैसे भी इस रूट को रोकना चाहता हूं। ये जो भी करना चाह रहा है वो मेरे ही लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, तो ये मैं कैसे होने दूंगा? समझे पादरी? Oh, crook with a conscience. क्या बोला तुमने? कुछ खास नहीं। ओमकार, तुम मुझे काम के आदमी लगते हो। प्लस इंडिया मेरे लिए स्ट्रेंजर लैंड है। मुझे एक अच्छे गाइड की जरूरत है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें खजाना भी दिलवा दूंगा। बोलो, क्या कहते हो? मंजूर है मेरे को। ओमकार ने बड़ी चतुराई से अपना सच उससे छुपा लिया था। वो फ्रांसिस को सच बताना चाहता था, लेकिन उसके लिए यह संभव नहीं था। फिलहाल तो फ्रांसिस को उसकी स्टोरी पर भरोसा हो गया था, लेकिन इस खेल में कौन कब किसका भरोसा तोड़ दे ये कोई नहीं कह सकता था। उधर ड्रैकुला की टोली अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। उनके सामने एक किला था जहां माहौल कुछ अजीब ही लग रहा था। इस पैलेस को देखकर क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? अनीता ने ध्यान से उस किले की तरफ देखा। उस किले से मनहूसियत बाहर झांक रही थी। इक्का दुक्की मशालों की रोशनी में वो किला किसी भूतिया हवेली जैसा लग रहा था। वहां खड़े हर सैनिक के चेहरे पर मरघट जैसा सन्नाटा था। ये जगह कुछ अजीब है, लेकिन प्लीज तुम अभी कुछ नहीं करोगे। पहले अंदर चलकर यहाँ के महाराज से मीटिंग कर ली जाए। अभी अनीता ने अपनी बात खत्म ही की थी कि सेनापति पद्मा सिंह उसके पास आ पहुंचा। कवर्धा रियासत के राजमहल में आपका स्वागत है देवी। महाराज को आपके आने की सूचना दी जा चुकी है। उनका आदेश है कि पहले आप तीनों के रहने का बंदोबस्त किया जाए, फिर वो भोजन आप लोगों के साथ ही करेंगे। अनीता से बात करते करते सेनापति पद्मा सिंह लगातार ड्रैकुला की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। उधर ड्रैकुला भी एक अनजान खतरे को महसूस कर रहा था। ठीक है, हम लोग अंदर चलते हैं। चले रामदास? हाँ मैडम। अनीता ने रामदास की तरफ देखा। उसे रामदास के बर्ताव में कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद वो ज्यादा थका हुआ है, इसलिए ऐसा सुस्त लग रहा है।
व्लाद, रामदास काफी कमजोर और सुस्त लग रहा है। एक तरह से अच्छा ही है कि हम यहाँ आ गए। उसे रेस्ट की जरूरत है। चलिए सेनापति पद्मा जी, अंदर चलते हैं। और वो लोग किले के अंदर चले गए। जिस वक्त अनीता कवर्धा रियासत के किले के अंदर जा रही थी, ठीक उसी वक्त एक और ऐतिहासिक घटना घट रही थी। आजादी की जंग की उस पहली चिंगारी को बुझाया जा रहा था। Bring that traitor. Wait. I want to hear the fear in the voice of this traitor Mangal Pandey. तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट म्यूटनी किया, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट म्यूटनी किया। मैंने सुना है कि तुम ओपियम लेकर पागल हो गया था। अगर तुम ये बात एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम्हारा डेथ सेंटेंस कम्यूट करवा सकता हूं। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। मैंने जो किया पूरे होश में किया। दुख इस बात का नहीं है कि आज मैं मरने जा रहा हूं। दुख इस बात का है कि तुम जैसे जालिमों को मार नहीं पाया। लेकिन याद रखना, मेरी चिता की आग एक दिन इस पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी और उसकी लपटें तुम्हारी इस हुकूमत को जलाकर खाक कर देगी, राख कर देगी। Bloody traitor! Executioner! Pull the lever! Hang him! Right now!